गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपने हिंदी रीडर का 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा, रिटन में भी और ओरल में भी। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको काम व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं वैसे वैसे आप उस काम को कंप्लीट करते जाइए। पेंडिंग में बिल्कुल मत छोड़िए, वरना आपका काम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो आप काम करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो 1 चैप्टर हमने रीडिंग में कंप्लीट करा दिया था। तो अब आप आ जाइए आज ग्रामर पे। तो ये आपका ग्रामर है। ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण में क्या है? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम 2 पर्सन आपस में बात करते हैं उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जब किसी चीज़ को हम लिख कर किसी को समझाते हैं तो वो होती है लिखित भाषा। ठीक है, इसके ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा इनको। अब इधर आइए। भाषा ने ही मनुष्य को विकास की उच्चतर अवस्था तक ले जाने का कार्य किया है। मतलब जो भाषा है वही मनुष्य को उच्चतर तक, मतलब अपनी एक उसको बढ़ा रही है, उच्चतर अवस्था तक ले जाने का मतलब उसे पीढ़ी उसकी पोजीशन को आगे बढ़ाती है। मतलब उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसके जो बोलने का तरीका होता है वही मनुष्य को विकास की तरफ अग्रसर करता है। अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो वो चीज़ आपकी आप जिससे बातें कर रहे हैं, अगर आपकी भाषा अच्छी है, मतलब रूडली भाषा नहीं है, तो सामने वाला इंसान आपकी उस भाषा को अच्छे से सुनेगा। अगर आप अपनी भाषा का रुख इतना रूडली बना लेंगे तो वो सामने वाला इंसान आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, हम यहाँ आइए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। मतलब भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों की फीलिंग्स को समझता है और अपनी फीलिंग्स को उसे समझाता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेकों भाषा बोली जाती हैं। मतलब भारत के जो अनेक राज्य हैं वहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर व मध्य भारत में के राज्यों में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, गुजराती में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। मतलब ये अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार कन्नड़, असमी, बंगाली, मलयालम आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। मतलब संसार में जो भाषाएं, जैसे हम पोजीशन निकालते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से जो भाषाओं की पोजीशन है उसमें जो हिंदी भाषा का स्थान है वो कौन सा है? 3rd पोजीशन है। जिसको बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। मतलब जिसको बोलने वाले हमारे यहाँ 30 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में इसको हिंदी में मान्यता मिली थी। भारत संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। मतलब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई थी। वो कौन कौन सी हैं देखिए? हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। ये भाषाएं हैं जिनको संविधान लागू होने पर मान्यता प्राप्त हुई थी। हिंदी राजभाषा है, यह हमारी मातृभाषा भी है। मतलब हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है। अब यहाँ आइए। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत जो है वो हमारी प्राचीन भाषा है। देखिए, संस्कृत जो है वो हमारी प्राचीन भाषा है और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। मतलब विश्व की जो प्राचीन भाषाएं हैं उनमें से एक है। भाषाओं के भेद। मानव जगत अपने विचारों और भावों को 2 प्रकार से प्रस्तुत करता है, बोलकर और लिखकर। ठीक है, बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलने वाली भाषा जो होती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं और जो लिखने वाली भाषा होती है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कौन सी है? मुंह से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप होता है, उसे ही मौखिक या उच्चारित भाषा कहते हैं। मतलब जो आपस में बातें करते हैं, जैसे ये देखिए, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। लिखित भाषा, मौखिक भाषा को जब
लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह लिखित भाषा का रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग होता है। देखो जैसे ये टीचर है, ये ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझा रही है, तो ये लिखने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, ये होता है लिखित रूप। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भाषा के दोनों भेदों में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप का स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण भाषा के लिखित रूप की महत्वता अधिक मानी जाती है। भाषा के लिखित रूप के कारण हमारी प्राचीन साहित्य संरक्षित पाया गया। विश्व के अधिकांश कार्य इसी के द्वारा संपन्न किए गए हैं। अब देखो भारत, इसमें क्या बताया गया है कि जो भाषा है, भाषा के जो दो भेद हैं, लिखित में और मौखिक में क्या क्या अंतर है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब लिखित के इम्पोर्टेंस देखो कि भारत की जो लिखित रूप है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। भाषा के लिखित प्रभाव स्पष्ट हैं, इसमें अनेक लाभ हुए हैं जो निरंतर पाए जाते हैं। विश्व के सभी महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होते हैं। मतलब विश्व के जो लिखित कार्य होते हैं वो मोस्टली लिखित भाषा, वो जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं वो मोस्टली लिखित भाषा में ही होते हैं। भाषा के लिखित रूप के कारण हमारा प्राचीन साहित्य जो ज्ञान का अनुपम और बृहद भंडार है, सुरक्षित है। मतलब जब हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो वो हमारे पास सेफ रहता है। अगर हम जैसे रामायण हुई, भगवत गीता हुई, वो चीज़ें हमारे पास आज भी हैं। क्यों? क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने उसे लिखा था, वो लिखी थी। अगर वो हमें मुंह से समझाते तो आज हमारे पास नहीं होते। कौन से वो ऋषि मुनि अब यहाँ हैं? नहीं है ना। या उन्हें समझाने के लिए वो कोई ऐसे साधन बना के गए? नहीं बना के गए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को लिखा, इसलिए वो आज भी हमारे सामने है। लिखित भाषा का रूप स्थायी है, अतः भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, अपने पास सेफ रखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यवहार में भाषा के दोनों रूपों का बहुत महत्व है। दैनिक व्यवहार में भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग में अधिक पाया जाता है। मतलब जो भाषाएं हैं उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और लेकिन दैनिक व्यवहार में भाषा का मौखिक रूप ही पाया जाता है। मतलब रोज़ के कामों में हम मौखिक भाषा को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हम आपस में बातें करते हैं, घर में बातें करते हैं, तो उसमें क्या हम आपस में एक दूसरे को लिख कर बताते हैं? नहीं ना, हम आपस में एक दूसरे को बोल कर समझाते हैं, बोल कर बोलते हैं। हम जैसे घर में हैं, मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से भी बात करते हैं, तो क्या लिख के नहीं करते ना, उसे बोल कर करते हैं। तो हमारे दैनिक यानी कि रोज़ के कामों में हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जब कोई शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है तो अपने परिजनों को जिस भाषा या बोली में बातें करता पाता है उसी का स्वाभाविक रूप सीख लेता है। मतलब जब कोई बच्चा छोटा होता है तो हमारी फैमिली का जो छोटा बच्चा होगा, जैसे हम उसके साथ बिहेव करेंगे वह वही सीखता है। अगर हम उसे प्यार से बातें करेंगे तो वो प्यार से बातें करना सीखेगा। अगर हम उसे उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके सामने अपने आपस में बातें करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो वही सीखेगा, है ना। तो मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा अपनी फैमिली से जो बातें सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती बोली। इस प्रकार महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला और केरल में मलयालम बोली जाती है। ये वहाँ के प्रादेशिक भाषा है। मतलब हर स्टेट की अपनी अपनी अलग भाषा होती है। जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी ज़्यादा बोलते हैं और गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। इसी तरीके से हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है। और ये है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र में अधिकांश भूभाग में समझी जाती है तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। अधिकांश लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा ही हिंदी बन चुकी है। मतलब जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब किसी भाषा को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसी भाषा का यूज़ बार बार करते हैं, तो वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा अपना ली जाती है तो वे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान पा लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती है जो हमारे भारत से भी बाहर भी बोली जाती है। अब जैसे फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं वो इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए अंग्रेज़ी भाषा जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप दिया गया है। ठीक है, आज आप यहाँ तक चैप्टर को समझिए। कल हम आपको ये बोली, लिपि और बाकी के जो और अदर चैप्टर के रूप हैं ये सारा कल आपको समझाएंगे। ठीक है, आज आप चैप्टर, अगर आपके पास बुक है तो चैप्टर की रीडिंग लगाइए, अच्छे से इसकी रीडिंग लगाइए और समझिए इसको। ओके ओके बेटा।